हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 32 कवर करेंगे। बाकी के 31 टेस्ट जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो सारे टेस्ट भी आप लोग लगा लीजिए। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? ऑप्शंस है उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहाँ गलती से बी टाइप हो गया है, लेकिन डी होगा करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम क्या है? सीक्वेंस में लगाना है उन श्रृंखलाओं को। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है मैं वही यहाँ पर केवल बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले वृहद हिमालय आता है, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बहुत ही इजी है ये। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में या फिर सबसे ऊपर या बाह्य कह सकते हो स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी और नेक्स्ट है उच्चावच। 1, 2 और 3, 2, 3, 4 या फिर 3 और 4 या फिर उपरोक्त सभी जो हैं वो जलवायु के निर्धारण में कारक होते हैं, ठीक है, कारक सिद्ध होते हैं। देखिए, स्थान की स्थिति बिल्कुल सही बात है। किसी भी स्थान की जलवायु को अगर आप निर्धारित करते हो तो उसमें ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। ऊंचाई भी महत्वपूर्ण है, समुद्र तल से दूरी भी और उच्चावच भी। इट मीन्स ये चारों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसका महासागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है? ऑप्शंस हैं सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट। सॉरी, आंसर मैंने दिखा दिया गलती से आपको। सोडियम क्लोराइड जो है वो सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान इसका होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश सोडियम क्लोराइड यानी कि खाने का नमक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष लोगों की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि, या फिर जनसंख्या वृद्धि की दर, या फिर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ये पूछा गया है कि कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है। तो वो है आपका प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। असत्य कथन पूछा गया है। पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। उसके बाद है ऊटी अन्नामलाई पर्वतमाला में स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंदगाड़ा है। सो हमें इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखिए, जो ऊटी जो है वो अन्नामलाई पर्वत में स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन नहीं है। यह सिटी है वो जो है ना नीलगिरी पहाड़ियों में। तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा क्योंकि ये इनकरेक्ट है। सी आंसर है। इंडियन ज्योग्राफी से लिया गया प्रश्न है। उडगमंगलम या ऊटी तमिलनाडु राज्य का एक पर्वतीय शहर है जो नीलगिरी पहाड़ियों पर अवस्थित है।
ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ स्थानीय तूफानों और उनसे लाभान्वित फसलों के संदर्भ में कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ऑप्शंस यहाँ पर दे रखी हैं। फर्स्ट रो में है आपका आम्र वर्षा, आम से रिलेटेड है, एंड फूलों वाली बौछार कहवा से संबंधित है, कहवा की फसल से, और काल बैसाखी चाय और पटसन से संबंधित है। पूछा गया कि इनमें से कौन सही सुमेलित हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन, ये तीनों ही सही हैं। एक्चुअली ये तीनों ही करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। यह आम को जल्दी पकने में सहायता देती है। फूलों वाली बौछार इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। एंड काल बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं। चाय, पटसन व चावल के लिए ये पवनें काफ़ी अच्छी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है? गोंडवाना, टर्शियरी, क्रिटेशियस एंड कार्बोनिफेरस। ठीक है, तो भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है, ये बताना है आपको। वो है टर्शियरी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लौह अयस्क के खनन क्षेत्र हैं? और यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, बादाम पहाड़, सिंघभूम, मैकाल पहाड़, और नेक्स्ट है नेल्लोर। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल दो, तीन, चार, केवल एक और दो। ओके, तो देखिए लौह अयस्क की बात हो रही है, तो वो है आपका बादाम पहाड़ एंड सिंघभूम। केवल ये दोनों ही हैं। ऑप्शन नंबर एक और दो कौन से में है? डी है करेक्ट। ओडिशा के बादाम पहाड़ और झारखंड के सिंघभूम में लौह अयस्क का खनन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय कृषि उत्पादन में कमी का कारण क्या है? वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं तथा ऋणग्रस्तता, व्यापक अल्परोजगारी एंड भूमि सुधारों की कमी, और उपरोक्त सभी। सीधी सी बात है, ये तीनों ही रीजंस बिल्कुल सूटेबल हैं हमारी कृषि उत्पादन में जो कमी है उसके। तो आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, सारी ही समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 1921 एंड 1951 है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1921 से 1951 के दशक को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। इन दशकों में देश भर में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है? पेन्नार, पलार, वैगई एंड शरावती। नदियों का जो चैप्टर है वो करा दिया गया है, सीक्वेंस से सारी ही नदियाँ बता दी गई हैं। प्रायद्वीपीय भारत की और जितने भी नदी तंत्र हैं, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, उन दोनों को भी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। सो इसमें बताना है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। ओके, तो वो आपकी शरावती नदी है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उपरोक्त नदियों में से शरावती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश तापी पाइपलाइन परियोजना के भागीदार देश हैं? ठीक है, यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, या फिर तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, भारत और ईरान, या फिर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, इराक, पाकिस्तान और ईरान। तो वो जो कंट्री हैं जो कि तापी पाइपलाइन में भागीदार हैं
उनके नाम हैं तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड भारत। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तापी पाइपलाइन परियोजना के सहभागी देश तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड भारत हैं। इस परियोजना का निर्माण एशियाई विकास बैंक की सहायता से किया जा रहा है। नाम से ही पता चल रहा कौन से कंट्रीज़ में शामिल है। थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर यूज़ किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड के माध्यम से इसका सही आंसर हमें पता लगाना है। ठीक है, जनजाति दे रखी है और उनके निवास स्थान दे रखे हैं कि कहाँ से वो जनजाति संबंधित है। देखिए, सबसे पहले है सहरिया जनजाति जो कि राजस्थान से है, बिल्कुल सही है। बात करेंगे बैगा की जो कि गुजरात से है। बात करेंगे डाफर की जो कि कर्नाटक से है और पनियार की वो भी मध्य प्रदेश से। आंसर तो ए होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 बी है। कुछ गड़बड़ हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है। हुआ नहीं है, मैंने कुछ गड़बड़ किया है। ऐसा हुआ है, देख लेते हैं एक बार फिर से। सॉरी, सहरिया राजस्थान से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। बैगा जो है वह गुजरात से नहीं है, बल्कि बैगा मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था इसमें। एंड उसके बाद डाफर जो है दैट इज़ रिलेटेड टू गुजरात एंड पनियान कर्नाटक। अब तो सही होना ही चाहिए क्योंकि हमने भी देख ही लिया इसमें। चलिए, बी आंसर है इसका करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस या किन राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में नकारात्मक रही है। ऑप्शन है मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 4 या फिर केवल 4। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में नकारात्मक रही है? तो वो आपका है नागालैंड है ना केवल। ऑप्शन नंबर डी। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही, जबकि पिछले दशक में यह सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस देश की राजधानी विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है? ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, इक्वेडोर की राजधानी क्विटो एंड कोलंबिया की राजधानी बगोटा, वेनेजुएला की राजधानी काराकस। हमें ये बताना है कि दक्षिण अफ्रीका के किस देश की राजधानी विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। बता दीजिए फटाफट से। इक्वेडोर की राजधानी है क्विटो। बी इज करेक्ट। इक्वेडोर की राजधानी क्विटो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। नेक्स्ट है, मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको कहेंगे CHRI की स्थापना कहाँ की गई है? जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में या फिर जबलपुर में? इसकी स्थापना की गई है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना राजस्थान के जोधपुर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है। दोनों देशों में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। दोनों देशों ने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है और दोनों ही देशों का संविधान जो है वह नम्य या फिर लचीला है। देखिए, दोनों देशों ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है, ये बात सही है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तीनों ही स्टेटमेंट नीचे वाले जो है रॉन्ग है। ए सही है क्योंकि भारत एवं ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। उसके बाद 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। देखो, अगर यही चीज़ आप नहीं बता पाते हो तो ये फिर बहुत शेमफुल है, क्योंकि मैं ये तो कई बार समझा चुकी हूँ। 61वें संविधान संशोधन को 2-3 बार समझा चुकी हूँ। तो बता दीजिए, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको तो पता होना चाहिए भाई। भारत में मतदान का जो एक सेकंड पहले प्रश्न देख लेते हैं एक बार, है ना। सही कथन पूछा गया है, हाँ जी। और ऑप्शंस जो है हमेशा की तरह वही होंगे, 1 2 या फिर 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। देखिए, भारत में मतदान
का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये चीज़ बिल्कुल सही है, आर्टिकल 325 में दे रखा है। ओके। लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में मतदान करने की उम्र 21 से 18 की गई थी, न कि 25 से 18। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1988 में, और उसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1989 में। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है, इसको याद रखना। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 61, पता नहीं क्यों मुझे उस समिति का नाम मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है, वो अभी याद नहीं आ रहा। मैंने वैसे बताया था आपको लास्ट टाइम, कौन सी समिति थी वो, कुछ नाम था, मेरे को भूल रही हूँ मैं। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत सन 1989 में मतदान के अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी, ना कि 25 से घटा करके 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? ओके, देखिए इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो पूछा गया है। यह राज्य के कार्यों के विरुद्ध एक गारंटी है। यह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। यह अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति है। इसे आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। मूल अधिकारों के संदर्भ में असत्य पूछा है। क्या आपने अपने फंडामेंटल राइट्स में कहीं पर ये पढ़ा है कि सामाजिक, आर्थिक एंड राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करता है? कौन सुनिश्चित करता है? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें उसमें प्रोविज़न है इसका। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट में नहीं है, इसलिए आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हाँ, और प्रीएम्बल के अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वहाँ पर भी इसको ये सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 143 के संदर्भ में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है हमको। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम या उच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति द्वारा मांगा गया परामर्श देश के लिए उच्चतम न्यायालय देने के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। यानी कि अगर कोई परामर्श दिया है, उच्चतम न्यायालय ने कोई भी एडवाइस दी है, तो उसको प्रेसिडेंट को मानना ही होगा। कॉमन सेंस यूज कीजिए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो इनकरेक्ट तो यही है पहली चीज़। दूसरी चीज़, और ऐसा भी नहीं है जो प्रेसिडेंट ने अगर उनसे कोई सिफारिश की कोई चीज़ मांगी है, एडवाइस, तो वो देने के लिए बाध्य है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति केवल उच्चतम न्यायालय से ही भाई परामर्श मांग सकता है। उच्च न्यायालय का कोई यहाँ पर वो नहीं है मतलब। ठीक है, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाता है ना। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। ओके, तो आंसर डी हो गया, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। संविधान के अनुच्छेद 143 में उपबंध है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के द्वारा मांगा गया परामर्श देने के लिए भी बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में शामिल होता है या होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री या फिर उप मंत्री? ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक और दो, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। ठीक है, तो बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? शामिल होता है, तीनों शामिल होते हैं ना, डी आंसर होना चाहिए। उपयुक्त सभी सही हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां शामिल हैं और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो इस दशा में बजट में संशोधन कर यह दोबारा पेश किया जाता है। सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को पेश किया जाता है। संघीय वित्त मंत्री से त्याग पत्र देने के लिए कहा जा सकता है, या फिर प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। बताइए इनमें से क्या होता है? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वार्षिक संघीय बजट का लोकसभा द्वारा पारित
लोकसभा द्वारा पारित नहीं होने के अर्थ है कि लोकसभा में सरकार ने बहुमत खो दिया है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा। न्यायिक सक्रियतावाद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? न्यायिक पुनरावलोकन से, न्यायिक स्वतंत्रता से, न्यायिक प्रतिबद्धता से या फिर लोकहितवाद से। इसका संबंध लोकहितवाद से है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। न्यायिक सक्रियतावाद का संबंध जनहित याचिका या फिर लोकहितवाद से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र की समेकित या संचित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? ऑप्शंस है वित्त मंत्री, नीति आयोग, वित्त आयोग या फिर संसद। तो वित्त आयोग ही है ये कार्य करने वाला। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। केंद्रीय वित्त आयोग भारत की संचित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा या फिर सिफारिश करता है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बाकी के टेस्ट भी लगा लीजिएगा, सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। 20 में से अगर आपके 17, 18 या फिर 19 ऐसे क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो आपकी स्टडी अच्छी चल रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और दूसरों का भी। ओके, समय सही नहीं चल रहा है। चलिए, धन्यवाद।